भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को म्हो, मध्य प्रदेश, इंडिया में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और समाज में जाति व्यवस्था बहुत प्रबल थी। उनका परिवार महार जाति से था, जो समाज के निचले पायदान पर मानी जाती थी। महारों को इंडियन सोसाइटी में अछूत माना जाता था, जिसका मतलब था कि उन्हें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऊंची जातियों के लोगों को छूने की इजाजत नहीं थी और वो एक ही कुएं से पानी भी नहीं पी सकते थे। छोटे भीमराव के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उन्हें क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी और उन्हें बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। पानी पीना भी एक प्रॉब्लम था। किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को उनके हाथों में पानी डालना पड़ता था। भीमराव को यह बहुत अनुचित लगता था। वो सीखना और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समाज उन्हें रोकने की कोशिश करता था। इन कठिनाइयों के बावजूद भीमराव के पिता ने उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उनके पिता आर्मी में थे और नॉलेज की शक्ति में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चों का जीवन बेहतर हो। वो जानते थे कि गरीबी और भेदभाव के चक्र से बचने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। भीमराव एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बच्चे थे। उन्हें पढ़ना और नई चीजें सीखना पसंद था। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए उत्सुक रहते थे। ज्ञान की उनकी प्यास ही उनकी डेस्टिनी को आकार देगी और उन्हें उन अन्यायों को चुनौती देने का साहस देगी जिनका उन्होंने सामना किया। भीमराव का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे वे समाज में बदलाव ला सकते हैं। भीमराव ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। भीमराव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा म्हो में ही पूरी की। उनके पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके लिए किताबें लाते थे। भीमराव का मन हमेशा ज्ञान की खोज में रहता था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भीमराव की बुद्धिमत्ता को एक दयालु शिक्षक ने पहचाना, जिन्होंने उनकी क्षमता को देखा। भीमराव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी तीव्र बुद्धि और सीखने की ललक ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। ये शिक्षक, खुद एक ब्राह्मण, ने भीमराव को प्रोत्साहित किया और उनकी पढ़ाई में मदद की। उन्होंने भीमराव को न केवल शिक्षा के महत्व को समझाया, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने ही भीमराव को अपना अंतिम नाम अंबेडकर दिया, जिसका अर्थ मराठी में अमर होता है। ये नाम भीमराव के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया, जिसने उन्हें एक नई पहचान दी। अपने परिवार और शिक्षकों के समर्थन से भीमराव ने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कक्षा में सबसे आगे रखा और उन्होंने हर परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। वो आगे चलकर बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में भी भीमराव ने अपनी मेहनत और समर्पण से सभी को प्रभावित किया। ज्ञान के लिए उनकी प्यास कभी नहीं बुझी और वो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गए। भीमराव का सपना था कि वे अपने देश के लिए कुछ बड़ा करें और इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षा को अपना माध्यम बनाया। अमेरिका में भीमराव ने न्यूयॉर्क सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अपने ज्ञान को और भी गहरा किया और विभिन्न विषयों में महारत हासिल की। उन्होंने 1915 में मास्टर डिग्री और 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और समुदाय के लिए भी गर्व का विषय थी। उनका डॉक्टरल थीसिस भारत की वित्तीय प्रणाली पर था। इस शोध ने उन्हें एक विद्वान के रूप में स्थापित किया और उनके विचारों को व्यापक मान्यता दिलाई। इसके बाद वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। यहाँ भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया और अपने ज्ञान को और भी समृद्ध किया। उन्होंने 1923 में दूसरी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यह उपाधि उनके ज्ञान और समर्पण का प्रमाण थी। उनका थीसिस रुपये की समस्या पर था। इस शोध ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया और उन्हें एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित किया। डॉ अंबेडकर 1923 में इंडिया लौट आए, जब उन्होंने विदेश में अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर ली थी। वे एक दृढ़ संकल्प के साथ लौटे थे, अपने देश में सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए, अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, अपनी शिक्षा का उपयोग करने के लिए दृढ़। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज में व्याप्त अज्ञानता और भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।
उनका मानना था कि शिक्षा ही पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर करने की कुंजी है। उन्होंने शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। उन्होंने दलित वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई संगठनों की स्थापना की। इन संगठनों का उद्देश्य था दलित समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें समाज में समानता का दर्जा दिलाना। 1927 में डॉ. अंबेडकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने महद महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक टैंक से अछूतों के पानी पीने के अधिकार के लिए महाड़ सत्याग्रह का आयोजन किया। यह सत्याग्रह एक प्रतीकात्मक घटना थी जिसने समाज में व्याप्त असमानता को उजागर किया। इस घटना ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। महाड़ सत्याग्रह ने समाज को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके सामाजिक अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि सभी को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को चुनौती दी जो उनके अनुसार जातिगत भेदभाव को सही ठहराते थे और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए तर्क दिया। डॉ. अंबेडकर का जीवन और उनके संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि समानता और न्याय के लिए लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। सेक्शन 4 अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, अंबेडकर इन पॉलिटिक्स। सामाजिक न्याय के लिए डॉ. अंबेडकर की लड़ाई ने उन्हें राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक है। उन्होंने मजदूर वर्ग और उत्पीड़ितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1947 में जब इंडिया को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तो डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान को आकार देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों, विशेषकर वंचितों और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल हों। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, कमेंट और इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहें और जान